जब भी तो कह रहा हूँ कि संविधान खतरे में है, जब भी तो कह रहा है कि हम पीछे जा रहे हैं और पीछे जा कर के हम देश को बर्बादी कर रहे हैं, देश को खोद रहे हैं। ये हिंदुस्तान की गली गली में, कोने कोने में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में नारा गूंज रहा है। तो इसलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जो आरक्षण दिया गया था वो आरक्षण आज कब तक रहेगा उतना ही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने ईवीएम की शुरुआत की थी उन्होंने ईवीएम हटा दिया, तो हम अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बनाए। भारत की आवाम को पहचाने, भारत की जनता की आवाज़ को पहचाने और उनकी मांग को पहचाने, उनकी इच्छा को पहचाने। अगर वो चाहती है कि ईवीएम ना हो तो ना हो। जितना ज़्यादा अगर वंचित समुदाय के लोगों को अवसर मिलेगा उतना ज़्यादा वो परफॉर्म करेंगे। अब इस देश के अंदर 1970 से पहले किसानों के लिए कोई मौका नहीं था। हरित क्रांति आई, किसानों ने अच्छा किया और मजदूर वर्ग भी इकट्ठा हुआ। तो कहने का मतलब है कि जब समृद्धि आएगी तो उसका फायदा इस देश को भी मिलेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। आज हैं हम रामलीला मैदान में और रामलीला मैदान में की अभी कांग्रेस अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भाषण दिया और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज साहब हैं। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत। धन्यवाद। सर, देश में कई जगह हिंदू एकता यात्रा की बात चल रही है और आप लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? ये हमारे प्रमुख मुद्दे थे और आज दलित भी थे, ओबीसी थे, माइनॉरिटी थे, आदिवासी। आज इसकी फाउंडेशन हमने डाली है। पूरे देश में इस तरह का अब आवाज़ उठाई जाएगी, आंदोलन होगा। सर, जहां अब अमेरिका मंगल पे पानी खोज रहा है वहां भारत में मस्जिद के नीचे क्या है ये खोजा जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जब भी तो कह रहा हूँ कि संविधान खतरे में है, जब भी तो कह रहा है कि हम पीछे जा रहे हैं और पीछे जा कर के हम देश को बर्बादी कर रहे हैं, देश को खोद रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये हमारे साथ डॉक्टर उदित राज साहब हैं और भी कुछ लोगों से हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से देश में जातिगत जनगणना की मांग चल रही है। यहाँ चौधरी महेंद्र रवि हैं। सर, हम इनसे बात करते हैं कि जातिगत जनगणना को लेकर इनकी क्या राय है। और हमारे साथ अभी एक भाई साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे जातिगत जनगणना को लेकर, क्योंकि कई लोग ये बात कहते हैं कि जातिगत जनगणना जो है देश में जातिगत भेदभाव को बढ़ाएगा, क्या कहेंगे? ऐसा है सर, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी भागीदारी। ये हिंदुस्तान की गली गली में, कोने कोने में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में नारा गूंज रहा है। तो इसलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जिस देश में पशु गिने जाते हैं, जिस देश में पागल गिने जाते हैं, जिस देश में मकान गिने जाते हैं, जिस देश में झोंपड़ी गिनी जाती है, तो अगर उनमें इंसान गिने जाते हैं तो इंसानों में अगर जातिगत जनगणना हो जाए, जातिगत जनगणना होती है, कहाँ दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। लेकिन ग्राउंड पे जब हम कुछ लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जातिगत जनगणना होगी तो जातिगत भेदभाव बढ़ेगा। हिंदुस्तान का ऐसा कोई संवैधानिक या संस्थागत कागज या पत्र नहीं है जिसमें जाति नहीं आती है। जाति आती है जी, धर्म आता है। तो अगर जनगणना को जाति के आधार पर जनगणना करते हैं लेकिन उनको आउट नहीं करते हैं, उनको कह दो ना कि जाति करते समय कॉलम हटा दे, जाति का, धर्म का कॉलम हटा दे। कॉलम धर्म का उसमें है, कॉलम उसमें जाति का है। जैसे मैं लेक्चरर पद से रहा हूँ मैं, और बच्चे का एडमिशन होता है इस क्लास में, प्रथम क्लास में, तो प्रथम क्लास में जब एडमिशन होता है तब बच्चे का जाति लिखी जाती है, जाति प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। और जब संख्या मांगी जाती है, फला स्कूल में, फला संस्थान में, फला कॉलेज में कितने एससी के हैं, कितने एसटी के हैं, कितने ओबीसी के हैं, तो फिर कहाँ दिक्कत है? हो रही है ना, जनगणना तो हो रही है, जाति गणना। आप लोग जातिगत आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आरक्षण पे बात करते हैं उनका कहना है कि पहले से ही आरक्षण दिया हुआ है और आरक्षण से जो है मेरिट का नुकसान होता है। उनको क्या कहना चाहेंगे? सर, अगर पहले से आरक्षण दिया गया है तो श्रवणों को आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? पहले से आरक्षण दिया जा रहा था, फिर ओबीसी को क्यों आरक्षण दिया गया? पहले से एससी और एसटी को दिया जा रहा था, उसके बाद में कितनों को आरक्षण दिया गया। अब रही बात कि ये सर्वविदित है कि देश की जनसंख्या जो मूल निवासी है वो 80% है और अगर संख्या बढ़ गई है तो फिर आरक्षण बढ़ाने में क्या दिक्कत है? पहले जो आरक्षण दिया गया था वो आरक्षण आज कब तक रहेगा उतना ही? या तो बिल्कुल हटा दे, और हटाओ तो फिर जनसंख्या के आधार पर दिया जाए। तो आपस में लड़ाई झगड़ा फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता कहाँ है? ईवीएम से क्या समस्या है? ईवीएम से चुनाव होते हैं, कभी भाजपा जीतती है, कभी कांग्रेस जीतती है और कभी कोई रीजनल पार्टी भी जीतती है। तो ईवीएम से आप लोगों को क्या समस्या है कि आप लोग ईवीएम हटाने की भी लगातार बात कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कई जो है याचिकाएं खारिज की हैं? ऐसा मेरा निवेदन है, ईवीएम हटाने की बात के बहुजन समाज ही नहीं कर रहे हैं, सारे राजनेता कर रहे हैं।
कुछ एक दो पार्टी को छोड़ करके सारे राजनीति इस तरह की बात कर रहे हैं। ईवीएम अगर सत्यता होती तो डायरेक्ट क्यों नहीं वो चुनाव करा के देखते, वो बैलेट पेपर से चुनाव करा के इसको इस बात को साबित कर दे कि देखिए बना ईवीएम में हम तो सक्सेस हो गए। मेरा निवेदन ये रहा आपसे कि ईवीएम हटाने की बात केवल एक दलित वर्ग ही नहीं कर रहा है, देश के तमाम लोग कर रहे हैं, और सख्त संदेश होता तब कर रहे हैं। वो अलग अलग अपना उदाहरण दे रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। लोग वोट देने वाले दे रहे हैं कि मेरे परिवार का वोट नहीं पड़ा, मेरा वोट नहीं पड़ा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने ईवीएम की शुरुआत की थी उन्होंने ईवीएम हटा दिया, तो हम अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बनाए? भारत की आवाम को पहचाने, भारत की जनता की आवाज़ को पहचाने और उनकी मांग को पहचाने, उनकी इच्छा को पहचाने। अगर वो चाहती है कि ईवीएम ना हो तो ना हो। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। महेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से देश में जातिगत जनगणना की बात हो रही है, उसी तरह देश में हिंदू एकता यात्रा भी चल रही है। जी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब जब इस देश के अंदर वंचित जातियों के लोग, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो, जब जब वो अधिकार की तरफ बढ़ते हैं इस देश के अंदर, तब इस देश में हिंदू यात्राएं शुरू हो जाती हैं। मंडल कमीशन जब आया इस देश के अंदर, तो आप मुझे बताएं कि अडवाणी जी यात्रा लेके निकल पड़े। अब इस देश के अंदर जो है दलित, पिछड़े, आदिवासी एक हो रहे हैं, जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब एक है तो फिर किस लिए यात्रा कर रहे हो भाई? आंदोलन प्रदर्शन तभी तो किया जाता है ना जब आपके पास अधिकार ना हो, सम्मान ना हो। जब एक है तो फिर किस लिए यात्रा करे हो? वो यात्रा करने का मकसद है इस देश के जो वंचित समाज के लोग हैं उनको बहकाने का। वो इस देश के वंचित समाज के लोगों को बहका रहे हैं। सर, संविधान के द्वारा जो है पहले से आरक्षण प्रदान किया हुआ है, तो जो लोग जो आरक्षण के विरोधी हैं वो कहते हैं कि अब और कितना आरक्षण चाहिए? क्या जितना आरक्षण मिला हुआ है उससे काम नहीं हो रहा है, और मेरिट कहाँ जाएगी? उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र जो है वो भागीदारी से चलता है, और लोकतंत्र का मतलब है कि हर समूह, हर समुदाय, हर वर्ग, हर लिंग की भागीदारी होनी चाहिए। आरक्षण कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं है कि गरीबी हट गई और योजना को बंद कर दिया। ये भागीदारी का माध्यम है और हमें अब लोगों की भागीदारी करानी होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि जब से पिछड़ों को आरक्षण मिला तो क्या पिछड़े लोग न्यायपालिका में या इक्के दुक्के यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने या ब्यूरोक्रेसी में आए या नहीं आए? तो उनके आने से क्या इस देश में परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी है? जितना ज़्यादा अगर वंचित समुदाय के लोगों को अवसर मिलेगा उतना ज़्यादा वो परफॉर्म करेंगे। अब इस देश के अंदर 1970 से पहले किसानों के लिए कोई मौका नहीं था। हरित क्रांति आई, किसानों ने अच्छा किया और मजदूर वर्ग भी इकट्ठा हुआ। तो कहने का मतलब है कि जब समृद्धि आएगी तो उसका फायदा इस देश को भी मिलेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, बिजनेस भी बढ़ेगा और देश के अंदर एक समतामूलक समाज की स्थापना होगी। संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन देश में संविधान लागू है और संविधान के द्वारा ही शासन चल रहा है, तो फिर संविधान को नुकसान कहाँ हो रहा है? कैसे कैसे आप बताएंगे? आप मुझे एक बात बताएं, संविधान में जो है कुछ अनुच्छेद हैं, कुछ आर्टिकल हैं, अगर उनके साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो संविधान अपने आप खत्म हो जाएगा। संविधान में कुछ अनुच्छेद है, जैसे आपका आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी। 19 to 22 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम, लिबर्टी। राइट टू रिलीजन 26 to 30। अगर भाई इनमें छेड़छाड़ होगी, लोगों को अधिकार नहीं मिलेंगे तो संविधान कहाँ बचेगा? और 24 का चुनाव क्यों भूल रहे हैं आप? बीजेपी के कुछ सांसदों ने क्या कहा था कि 400 पार और संविधान साफ। लेकिन इस देश का जो संविधान को मानने वाला है, मानव अधिकारों को मानने वाला है, सामाजिक न्याय को मानने वाला है, वंचित समाज का जो हितैषी है, उसने बीजेपी को आईना दिखा दिया और 234 पे आ गई बीजेपी और अदरवाइज 240 पे आ गई। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब जो सिविल सोसाइटी का ये कितना बड़ा कार्यक्रम था और दिल्ली में ये आवाज़ उठी है। अन्ना आंदोलन के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन सिविल सोसाइटी, और वो भी दलित पिछड़ों के द्वारा इस सिविल सोसाइटी का एक बड़ा आंदोलन उठा है और आने वाले समय में ये नया इतिहास रखेगा। आप देखेंगे कि इस देश में जो चुनाव है वो ईवीएम की जगह पे बैलेट से दोबारा से होगा। महेंद्र जी, एक आखिरी सवाल। पहले इस देश में जब किसी को शिव को खोजना होता था तो वो कैलाश की यात्रा करते थे। आजकल ये सवाल बड़ा ट्रेंड कर रहा है कि मस्जिद के नीचे क्या है? क्या कहेंगे? आज लोग शिव को खोजने के लिए मस्जिद के नीचे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, अगर खोदने से ही देश आगे बढ़ेगा तो फिर तो हर जगह खुदाई कर दी जाएगी और थोड़ा सा पीछे जाया जाए। इस देश का जो
इतिहास है वो सामने आ जाएगा लोगों के। अगर खोदने से चीज़ें बढ़ेंगी, खोदने से ही देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये देश आगे बढ़ेगा जब इस देश के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनेंगे। आप मुझे बताएं, ये कह रहे हैं कि पूरे देश में डंका बज गया। भारत का कोई एक भी विश्वविद्यालय टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है पूरे दुनिया में। तो क्या विकास है, क्या किया, आप मुझे बताएं। चलिए, आपने हमसे बात की सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हमारे साथ अभी प्रोफेसर महेंद्र भी बात कर रहे थे और जिस प्रकार से इन्होंने भाजपा पे हमला बोला और जातिगत जनगणना की समर्थन किया और साफ साफ कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी विश्व में डंका बज रहा है भारत का, इस बात की वो अपने भाषणों में जिक्र करते हैं, लेकिन भारत का एक भी यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 100 में नहीं आता है। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।